हेलो गाइस। तो आज हम ऑडिट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं और वो टॉपिक है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। नाम में है रिस्क को असेस करना, रिस्क असेसमेंट यानी रिस्क का असेसमेंट। देखो कंपनी है, कंपनी के अंदर जब ऑडिटर उस कंपनी का ऑडिट करने जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने जाएगा, तो उसे वहां पर क्या रिस्क है ये देखने की जरूरत पड़ेगी। यानी उसकी वजह से वो क्या करेगा, उस रिस्क का क्या करेगा, असेसमेंट करेगा। और साथ ही में जो कंपनीज के अंदर इंटरनल कंट्रोल है उसे क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या वो इंटरनल कंट्रोल अच्छे है या नहीं, रिलायबल है या नहीं, क्या वो इफेक्टिवली ऑपरेट करते हैं या नहीं। तो देखो अब इसके अंदर क्या क्या कवर होगा। इसके अंदर कवर होगा हमारा ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट, आईटी रिलेटेड रिस्क क्या है वो, कंट्रोल और उसके आईटी कंट्रोल्स के टाइप्स क्या है, कंट्रोल्स के ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, टेस्टिंग मेथड्स क्या है, डाटा एनालिटिक्स क्या है, ऐसे 315, ऐसे 320 एंड ऐसे 330। तो देखते हैं ना वन बाय वन। तो क्या है देखो, फर्स्ट तो हमें रिस्क देखनी होगी। अब रिस्क इन द सेंस देखो, डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं ये रिस्क है वो रिस्क है, बिजनेस अगर बोलते तो रिस्क आएगी, अननेसेसरी कुछ सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं, तो फिर वो क्या है, रिस्क है। अगर हमने 5 करोड़ किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए, स्टार्टअप है और 5 करोड़ इन्वेस्ट किया, लेट्स सपोज, और अगर उतना प्रॉफिट नहीं आया, अगर कस्टमर उसे उतना प्रेफर नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कस्टमर रिलाय नहीं करता है, तो वो क्या है, एक रिस्क है। और यही है रिस्क। अब हम ये देखेंगे ऑडिट पर्सपेक्टिव से। तो देखो यहाँ पर क्या आता है, ऑडिट रिस्क। यानी ऑडिट रिस्क क्या है, तो ऑडिट रिस्क मीन्स ऐसे रिस्क जहां पर ऑडिटर क्या करता है, जो ओपिनियन देता है ना वो गलत देता है, मीन्स वो इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देता है। देखो ऑडिटर का काम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ऑडिट करना और ओपिनियन देना कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, क्या कंपनी अच्छे से काम करती है क्या, इसके ऊपर उसका ओपिनियन और कंक्लूजन डिराइव करना और देना और ऑडिट रिपोर्ट को इशू करना। अब ऑडिट रिस्क के अंदर क्या आता है, ऑडिटर जब ऑडिट ओपिनियन देता है ना वो क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट होता है। इनअप्रोप्रिएट मीन्स कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मटेरियली मिसस्टेटेड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मटेरियली मिसस्टेटेड है, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से ऑडिटर क्या करता है, वो कंसिडर नहीं करता और बोलता है कि नहीं सब कुछ क्या है, सही है। दिस इज रिस्क, ऐसी रिस्क होती है। दिस इज ऑडिट रिस्क मीन्स ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देता है जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। दिस इज ऑडिट रिस्क। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क मीन्स देखते हैं ऑडिट रिस्क। सो ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देता है। क्या है, ऑडिटर इन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देता है। कब इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देता है, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड। मटेरियली मिसस्टेटेड यानी कुछ गलतियां हैं जो सिग्निफिकेंट है। दिस इज इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन। तो देखो नेक्स्ट देखो, इट मीन्स दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन। यानी ऑडिटर क्या एक्सप्रेस करता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन को अनमॉडिफाइड अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अब देखो ओपिनियंस के टाइप से अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, मॉडिफाइड ओपिनियन है। अगर उसके अंदर क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन है, एडवर्स ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ओपिनियन, उसके अंदर जो कुछ भी दिया जाता है वो होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। जब अनमॉडिफाइड यानी सब कुछ ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन किया गया है, सब कुछ ठीक है,
तब ऑडिटर क्या देता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और ये होता है ऑडिट रिस्क। देखो नेक्स्ट क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, ऑडिटर का रेपुटेशन क्या होता है, वो इमेज, उसकी रेपुटेशन डैमेज होती है, किसकी, ऑडिटर की। ऑब्वियस है ना, अगर ऑडिटर तब ही अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा जब उसने काम अच्छा ना किया हो, जब उसने केयरफुल जब वो केयरफुल नहीं था, यानी जब ऑडिटर का काम अच्छे से नहीं होता है तो वो हो सकता है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे, उसने ड्यू डिलिजेंस, देन ऑब्जेक्टिविटी, ये सारे इथिकल रिक्वायरमेंट जो कुछ भी इसे फॉलो नहीं किया होगा, तो उसी केस के अंदर वो क्या दे सकता है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। और यहाँ पर ऑडिटर की रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, साथ में जो कुछ भी प्रोफेशनल बॉडीज है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, पेनल्टी हो सकती है। तो इस केस के अंदर इसको अवॉइड करने के लिए ऑडिटर ने क्या करना होगा, प्लान एंड परफॉर्म करना होगा ऑडिट इस तरह से कि उसकी जो कुछ भी रिस्क है, ऑडिट रिस्क है, वो क्या हो, रिड्यूस हो, ऑडिट रिस्क क्या हो, रिड्यूस हो। ये किसने करना है, ऑडिटर ने करना है। अब देखो हम जाते हैं, ये तो हुआ ऑडिट रिस्क समझा। देखो ये एक रिवीजन सेशन है, इसके अंदर हम सिर्फ रिवाइज करते जाएंगे, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मींस देखो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट, ऑडिट करने के पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, मटेरियली मिसस्टेटेड है। और it simply means there is a probability of fraud or error in the financial statement before audit, यानी पहले से ही क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ एरर्स है, फ्रॉड्स है, उसके चांसेस है। दिस इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब मिस स्टेटमेंट्स मीन्स क्या, मिस स्टेटमेंट्स मीन्स क्या, हमने तो देखा रिस्क ऑफ, हम बार बार बोलते मटेरियल मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, देन मिस व्हाट इज मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट्स मीन्स डिफरेंस, किसके अंदर डिफरेंस है, जो कुछ भी अमाउंट है, जो कुछ भी क्लासिफिकेशन है, जो कुछ भी प्रेजेंटेशन है, जो कुछ भी डिस्क्लोजर है, जो रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स का, फिर वो रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो रिपोर्ट की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो, और एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क that is required for the item to be in accordance with AFRF, यानी जो रिपोर्ट किया गया है वो, और as per AFRFA उसके हिसाब से होना चाहिए, लेकिन वो उसके हिसाब से नहीं है, तो वो क्या होता है, मिस स्टेटमेंट। व्हाट इज दिस, मिस स्टेटमेंट। तो देखो क्या था, जो कुछ भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्या देखना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स के अंदर हमें क्या देखना है कि मिस स्टेटमेंट, इसके अंदर स्पेसिफिकली हम क्या देख रहे हैं, तो मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट, तो मिस स्टेटमेंट्स क्या है, ये डिफरेंस होता है, ये एक डिफरेंस है। डिफरेंस मीन्स क्या, जो होना चाहिए वो और जो है वो, उनके बीच में का जो गैप है वो क्या होता है, वो डिफरेंस, वो क्या होता है, मिस स्टेटमेंट। ओके, तो जो कुछ भी अमाउंट है रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इसके अंदर जो कुछ भी अमाउंट है डिस्क्लोजर से क्लासिफिकेशन है, इनके अंदर जो कुछ भी डिफरेंस आता है, इसके अंदर जो कुछ भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होता है, मिस स्टेटमेंट। वो डिफरेंस क्या होता है, मिस स्टेटमेंट। गॉट इट, तो यही था मिस स्टेटमेंट। अब देखो नेक्स्ट,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू या तो फिर रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को दिखाना। देन जो कुछ भी डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर वो क्या होना, FRF के हिसाब से ना है, मीन्स गलत हिसाब से दिखाए है। जो कुछ भी एप्लीकेशन अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसका एप्लीकेशंस क्या है, इनअप्रोप्रिएट है। जो कुछ भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है। जो कुछ भी फेक एक्सपेंसेस है उन्हें क्या किया गया है, इंटेंशनली दिखाया गया है। देन प्रॉफिट को कम करने के लिए एक्सपेंसेस को बढ़ाया है। देन रिसीवेबल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उसे क्या किया गया है, ओवरस्टेट किया गया है। और इन्वेंटरी जैसे ओवरस्टेट या तो फिर अंडरस्टेट किया गया है। दिस इज मिसस्टेटमेंट्स के एग्जांपल। अब कहाँ पर इसके लेवल्स क्या है, कहाँ पर वो एग्जिस्ट होती है। एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल और दूसरा होता है असर्शन लेवल। फॉर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। नाउ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। नाम है ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल, मीन्स ऐसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रिस्क जो परवेसिवली मीन्स एंटायरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है। अगर कोई मिसस्टेटमेंट्स पूरी तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो कुछ भी असर्शंस है उसके ऊपर अफेक्ट लाती है, इम्पैक्ट लाती है, तो वो होती है एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। अब दूसरी होती है असर्शन लेवल। दूसरी कौन सी होती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। ये कौन सी होती है, जो डिटरमाइन करते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स necessary to obtain sufficient appropriate audit evidence. This evidence enables the auditors to express an opinion on the financial statement. यानी जो डिटरमाइन करती है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ऐसी रिस्क जिसकी वजह से जो कुछ भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स है, मीन्स पहले हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर की, उसके बाद में हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करेंगे। उस ऑडिट प्रोसीजर्स का जो कुछ भी नेचर कितना होना चाहिए, एक्सटेंट कितना होना चाहिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए जो रिस्क होती है वो होती है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल। उसका कंटेक्स्ट कितना है, वो किस तरह से अफेक्ट करती है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, इसके ऊपर आगे का फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। ना उसके बाद में आता है कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो एक होता है इनहेरेंट रिस्क और एक होता है कंट्रोल रिस्क। नाउ व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क, व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क? इनहेरेंट रिस्क मींस जो पहले से एग्जिस्ट करती है, यानी ससेप्टिबिलिटी of an assertion about class of transaction, account balance और disclosure to a misstatement। यानी एक डाउट तो है, एक पॉसिबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है कि क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन से, अकाउंट बैलेंस से, डिस्क्लोजर से, उसके अंदर जो कुछ भी मिसस्टेटमेंट है ये मटेरियल हो सकती है। फिर वो इंडिविजुअली हो या तो फिर ओवरऑल कंबाइन करके हो। यानी एक इनहेरेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकती है क्या, मिसस्टेटमेंट्स किसके अंदर, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर्स के अंदर जो मटेरियल है, जो क्या है, मटेरियल है। अब देखो हमेशा एक रिस्क होती है कि कोई भी इंटरनल कंट्रोल को कंसिडर करने से पहले ट्रांजैक्शंस, बैलेंस ऑफ एन अकाउंट और डिस्क्लोजर्स जो कुछ भी रिक्वायर्ड है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होते हैं वो मिसस्टेटेड हो सकते हैं। यानी हम जब ऑडिटर असेस करेगा, रिस्क को कंसिडर करेगा, तब एक अंदाजा होता है कि अगर हम इंटरनल कंट्रोल को कंसिडर नहीं करते तो उसके पहले कुछ अकाउंट बैलेंसेस है, ट्रांजैक्शन से जो रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर से वो क्या हो सकते हैं, मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। और रही है इनहेरेंट रिस्क। सो नेक्स्ट, इनहेरेंट रिस्क इज हायर फॉर सम assertions related to classes of transaction, account balances and disclosure। कुछ assertion के लिए क्या होती है, हायर होती है, कुछ के लिए क्या होती है, लोअर होती है। Inherent risk factors are considered while designing test of controls and substantive procedures। जो कुछ भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है, इन्हें डिजाइन करने के लिए क्या यूज किया जाता है, इनहेरेंट रिस्क के फैक्टर्स। ओके, अब क्या कम इंपॉर्टेंट होगा, रीजंस फॉर ईच आइडेंटिफाइड इनहेरेंट रिस्क इवन इफ रिस्क इज लोअर। इवन रिस्क लोअर दिख रही है ऊपर से,
रिस्क अगर लोअर भी दिखती है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो कुछ भी उसके फैक्टर्स है उसे कंसिडर करना। हो सकता है अभी वो रिस्क छोटी सी लग रही है, लेकिन आगे जाके वो बढ़े और जिसके वजह से ऑडिट के ऊपर इम्पैक्ट आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करे, हो सकता है ना। तो इसकी वजह से छोटा सा फैक्टर, इवन रिस्क लो लग रही है फिर भी उसे कंसिडर करना होगा। External circumstances giving rise to business risk may also influence inherent risk. जो कुछ भी external circumstances है जो business risk को rise करते हैं, ये inherent risk को भी क्या कर सकते हैं, influence कर सकते हैं। बाढ़ आई, external environment है ना, लेकिन उसके ऊपर फ्यूचर जाके बिजनेस को क्या होगा, अफेक्ट कर सकता है ना। हाँ, पूरी फैक्ट्री क्या हुई, अभी पानी के अंदर डूब गई, पूरी फैक्ट्री पानी के अंदर डूब गई, क्या होगा, कुछ बचा नहीं, प्रोडक्शन जितना हुआ था बह गया। अब इसके ऊपर से क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में या तो फिर 1-2 साल जाने के बाद में कुछ तो उसके इम्पैक्ट बचेगी फिर भी होगा। तो ये इनहेरेंट रिस्क क्या है, इनहेरेंट मींस वो होने वाली है। मैनिपुलेशन, अगर ऑटोमेशन नहीं है, हाँ, तो मैन्युअली कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, ये भी रिस्क हो सकती है। तो दिस इज ऑल टाइप ऑफ रिस्क। देखो एग्जाम्पल देखो अभी, accounting standards provides guidance on some complex issues which might not be understood by the management. मैनेजमेंट जो कुछ भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज है इसके लिए गाइडेंस दिया गया था, लेकिन वो मैनेजमेंट को अच्छे से समझा ही नहीं। दिस इज इनहेरेंट रिस्क। हो सकता है ना, हमें भी कभी कभी कुछ बातें समझ में नहीं आती, तो दिस इज इनहेरेंट रिस्क। देर आर लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर्स, मैंने अभी भी एक बाढ़ का एग्जांपल दिया था, यहाँ पर बिजनेस फेलियर्स है इंडस्ट्रीज के अंदर। Therefore, assertions and financial statements of entity operating in such an industry carry inherent risk. बिजनेस किसी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत सारे बिजनेस फेलियर है, तो कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा जिसकी वजह से वो बिजनेस बार बार फेलियर होते हैं। दिस इज इनहेरेंट रिस्क। देन कंट्रोल रिस्क। व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? कंट्रोल रिस्क मीन्स ऐसा रिस्क, क्या है कंट्रोल रिस्क मीन्स ऐसे रिस्क कि जो कुछ भी कंट्रोल कंपनीज के अंदर बिठाए गए हैं, लगाए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं, वो इतने अच्छे नहीं है कि वो क्या कर सके, जो कुछ भी डिफेक्ट्स है उसे आइडेंटिफाई कर सके, डिटेक्ट कर सके, करेक्ट कर सके, उतने वो कैपेबल नहीं है। यानी मिस स्टेटमेंट, जो कुछ भी कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट मिस स्टेटमेंट्स दैट could occur in assertion about classes of transaction, account balance or disclosures, and that could be material. ओके, ऐसे मिसस्टेटमेंट्स किसके रिगार्डिंग, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंट बैलेंस मिसस्टेटमेंट्स है, लेकिन जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअली या तो फिर एग्रीगेट में, बट ये प्रिवेंट नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता, करेक्ट नहीं कर सकता एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल। मीन्स एंटिटी ने लगाए हुए इंटरनल कंट्रोल से वो प्रिवेंट नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते। कौन से मिसस्टेटमेंट? जो क्या है, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर्स के अंदर है। दिस इज कंट्रोल रिस्क। देन देखो एग्जांपल देखो, कंपनी हैज डिवाइस्ड अ कंट्रोल, कंपनी ने क्या किया है, कंट्रोल लगाया है, क्या, दैट कैश एंड चेक बुक शुड बी केप्ट इन लॉक्ड सेफ। क्या, कैश बुक एंड चेक बुक कहाँ रखना है, एक सेफ के अंदर रखना है। एंड एक्सेस इज ग्रांटेड टू ऑथोराइज्ड पर्सनल ओनली, और एक्सेस क्या करना है, सिर्फ एक ऑथोराइज्ड पर्सन को देना, किसी को भी नहीं, एक ऑथोराइज्ड पर्सन है। देयर इज अ रिस्क ऑफ कंट्रोल इज नॉट बीइंग फॉलोड। यहाँ पर क्या हो सकता है, कंट्रोल जो लगाया गया है कि एक लॉक्ड सेफ में रखना है और ऑथोराइज्ड पर्सन ही उसे एक्सेस करेगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो किसी और को बता दे, मिलीभगत भी हो सकती है। एंड दिस इज control risk. An entity has devised a control that fire extinguishers and smoke detectors are in place. Fire extinguishers and smoke detectors क्या है, place पे, and are in working conditions में भी है, to reduce risk of the damage to inventories caused by fire. फिर क्या हो सकता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स एक्सपायर्ड हो जा सकते हैं, बहुत दिन से यहाँ पर है, किसी का ध्यान नहीं था, यूज में नहीं आया तो वो एक्सपायर्ड हुए, हो सकता है, रिस्क हो सकती है ना। Company has devised a control relating to petty cash that items of expenditure of only less than 10,000 should be routed through impressed system of petty cash, यानी impressed system of petty cash उसके पर लगाया।
कंट्रोल यहाँ पर भी क्या है, कंट्रोल को फॉलो नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल किसी को पासवर्ड दिया गया है और वो पासवर्ड किसी को बताना नहीं है, ये स्ट्रिक्ट वार्निंग है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो पासवर्ड किसी और को बता सकता है। जैसे कंट्रोल लगाया गया था, पासवर्ड लगाया गया, तो क्या क्या बेनिफिट क्या हुआ, उसने उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर उसे बताकर भी किसी और को बताया, देन व्हाट इज दिस, कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल लगाकर भी क्या हुआ, जो होना था सो हुआ। Now detection. What is detection risk? Detection risk as a risk that procedure performed by the auditor to reduce audit risk to an acceptably low level will not detect a misstatement. डिटेक्ट ही नहीं कर सकता, डिटेक्ट ही नहीं कर सका। ऑडिटर ने जो कुछ भी प्रोसीजर फॉलो की गई थी ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, उसने रिस्क को डिटेक्ट नहीं किया। दिस इज डिटेक्शन रिस्क। देन डिटेक्शन रिस्क कंप्राइजेस सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या आता है, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क मीन्स क्या, रिस्क दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन द सैंपल मे नॉट बी सैम्पलिंग रिस्क। जो कुछ भी रिस्क है ऑडिटर का कंक्लूजन से सैंपल के बेसिस के ऊपर लिया गया ऑडिटर का कंक्लूजन क्या है, क्या दिखाया उसने, क्या मैंने अंडरलाइन किया, सैंपल वॉज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। हो सकता है ना ऑडिटर ने सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म की, अब क्या हुआ, ऑडिटर ने उसके बेसिस के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ किया। अब जो कंक्लूजन उसने दिया वो अब पूरे पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होगा, बट वो सैंपल अगर उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, उसके करैक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो जो कंक्लूजन हुआ वो भी क्या हुआ, गलत हुआ ना। And this is detection risk. Now what is non-sampling risk? Non-sampling risk is the risk that auditor reaches an erroneous conclusions for any reason not related to sampling risk. यानी सैम्पलिंग छोड़ो, सैम्पलिंग का तो हमने देखा, सैम्पलिंग रिस्क मीन्स क्या, सैंपल बेसिस के ऊपर ऑडिटर ने प्रोसीजर परफॉर्म की, कंक्लूजन ड्रॉ किया, बट वो सैंपल जो लिया था वो दिखाता ही नहीं, उस पॉपुलेशन को नहीं दिखाता। नॉन सैम्पलिंग रिस्क मीन्स सैम्पलिंग रिस्क छोड़कर अगर बाकी के जो कुछ भी क्या होते हैं रिस्क राइज होते हैं, एररनेस कंक्लूजन आता है किसी अदर प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद में, तो दिस इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। नाउ ऑडिट रिस्क में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता, ऑडिट रिस्क में हमने देखा ऑडिट रिस्क मीन्स क्या, तो ऑडिटर अनमॉडिफाइड ओपिनियन देता है, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देता है। उसके बाद में हमने क्या देखा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देन मिसस्टेटमेंट होता क्या है, दिस इज द डिफरेंस। उसके बाद में हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि फैक्टर्स क्या है, फैक्टर जो कुछ भी वो देखे, उसके अंदर इनहेरेंट रिस्क आता है, कंट्रोल रिस्क आता है, डिटेक्शन रिस्क आता है। हमने ये क्या देखे, 1.1, 1.2 कंट्रोल रिस्क एंड 1.3 डिटेक्शन रिस्क। सो उसके बाद में हमें देखना है कि ऑडिट रिस्क में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। तो ऑडिट रिस्क में ऑडिटर की जो खुद की, इट डज नॉट रेफर टू, ऑडिटर्स की बिजनेस रिस्क नहीं आती, लॉस फ्रॉम लिटिगेशन, एडवर्स पब्लिसिटी और अदर इवेंट्स अराइजिंग कनेक्शन विद ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर ऑडिटर्स के बिजनेस रिस्क नहीं आते। ओके उसके अंदर लिटिगेशन के पास से लॉस, एडवर्स इफेक्ट की वजह से लॉस, एडवर्स पब्लिसिटी की गई उसकी, तो उसके अंदर के कुछ भी नहीं आता, उसका पर्सनली कुछ भी नहीं आता। For purposes of the assess, audit risk doesn't include risk that auditor might express an opinion that financial statements are materially misstated when they are not. This risk is ordinary, ये क्या होगी, ordinary insignificant होगी, कितना उसका improper नहीं है। Assessment of risk is a matter of professional judgment. तो देखो वही है नीचे दिखा गया, ऑडिट रिस्क के फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है, फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या है, audit risk is a function of risk of material misstatements and detection risk.
और इसके अंदर क्या क्या आता था, इनहेरेंट रिस्क एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के अंदर इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। ओके, सो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट क्या था असेसमेंट, देन ऑडिट रिस्क। यहाँ पर चार्ट है, ओके। असेसमेंट ऑफ रिस्क अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। देखो ऑडिट रिस्क में क्या आएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क के अंदर क्या आएगा, सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। देखो अगेन वही ऑडिट रिस्क इज रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। सो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट्स के अंदर इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन से एक ही बार जब क्वेश्चंस देखेंगे ना तो वहां पर आएंगे। अभी सिर्फ कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऐसे 315, ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, असेस भी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एंटिटी में जाना पड़ेगा, एंटिटी का एनवायरनमेंट को चेक करना पड़ेगा, एंटिटी में बिजनेस कहाँ से चलता है, एंटिटी के प्रोसेस क्या है, एंटिटी बिजनेस कैसे करती है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा हमें, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी आइडेंटिफाई और असेस करना है किससे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो कैसे करेंगे, एंटिटी को समझना होगा, उसके एनवायरनमेंट को समझना होगा। ओके, अब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस क्या, परवेसिवली टू होल एंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। असर्शन लेवल्स क्या था, जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिटरमाइन करने के लिए जो हेल्प करता है। ऐसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को क्या करना होगा, उसने आइडेंटिफाई करना होगा और असेस करना होगा। अब आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए ऑडिटर ने आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, तो क्या क्या कंसीडर कैसे करेगा, वो क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। क्या करेगा, जो कुछ भी एंटिटी है उस एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि वो काम कैसे करती है, क्या करती है। देन बाय कंसिडरिंग द क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस, डिस्क्लोजर्स, ये सब कुछ बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है। ऊपर जो दिया है वही नीचे, असेस द आइडेंटिफाइड, जो कुछ भी रिस्क को आइडेंटिफाई किया है उसे क्या करना होगा, असेस करना होगा। And evaluate whether they relate more pervasively to the financial statement as a whole and potentially affect many assertions. क्या वो pervasively entirely क्या financial statement से relate करते हैं क्या। Then देखो relate identify, उसके assess करना होगा, identify करना होगा, assess करना होगा, then relate करना होगा। क्या का था, तो देखो क्या था, identify करना होगा रिस्क को, उसके बाद में assess करना होगा, क्या वो entirely financial statements को रिलेट करता है क्या, उसके बाद में क्या करना होगा, रिलेट करना होगा, क्या करना होगा, रिलेट करना होगा। ओके, देन कंसिडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट्स के बाद में कंसिडर करना होगा लाइक्लीहुड ऑफ द मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिस स्टेटमेंट्स एंड वेदर द पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट इज ऑफ द मैग्नीट्यूड दैट कुड रिजल्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और क्या उसकी मैग्नीट्यूड ऐसा है कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है क्या। उसके बाद में क्या कंसिडर करना होगा, लाइक्लीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट। इसके बाद में क्या है, कंसिडर द likelihood of misstatement, got it। उसके बाद में क्या, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर।
अब रिस्क, द रिस्क टू बी असेस्ड इंक्लूड बोथ दोज ड्यू टू एरर एंड दोज ड्यू टू फ्रॉड। जो कुछ भी रिस्क आइडेंटिफाई किए जाएंगे उसके अंदर एरर से जो कुछ भी मिसस्टेटमेंट है वो भी इंक्लूड होता है और फ्रॉड की वजह से जो आता है वो भी इंक्लूड होता है। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है? हमने कहा कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, रैप करना है। तो व्हाट इज दिस? तो अब कैसे की जाती है, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होती है मैनेजमेंट की इंक्वायरी, एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है, एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है, उसका एनवायरनमेंट को भी समझना है। तो पहले मैनेजमेंट से तो इंक्वायरी करनी होगी, बाकी के लोग हैं उनसे भी इंक्वायरी करनी होगी। एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना होगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स मीन्स क्या है, हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर्स होता है जहाँ पर रिलेशनशिप को कंसिडर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। कहाँ पर? एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर। ऑब्जर्वेशंस आता है, इंस्पेक्शंस आता है। अभी इसे वन बाय वन देखेंगे। इंक्वायरीज के अंदर क्या है? इंक्वायरीज के अंदर क्या है? इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द इंफॉर्मेशन की मच ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय ऑडिटर्स इंक्वायरीज, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंक्वायरीज से आती है। अब information or different perspectives in identifying. However, the auditor may also obtain information or different perspectives in identifying risk of material misstatement through inquiries of others within the entity and other employees within different levels of authority. Management की कर सकता है, employees की कर सकता है, other third parties की कर सकता है। inquiries करेगा और फिर entity को समझ के लेगा। उसके बाद में देखो अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। Inquiries directed towards internal audit personnel, employees की inquiry, in-house legal counsel, then marketing or sales personnel, risk management function, then directed to information system personnel. Okay, इनके inquiries. Analytical procedure, analytical procedures means क्या है? आइडेंटिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी ऑफ विच ऑडिटर वाज अनअवेयर। ऐसे एस्पेक्ट्स को, एंटिटी के ऐसे एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है जिसके बारे में ऑडिटर को मालूमात नहीं थी। जो असेस करेगा, assessing the risk of material misstatement in order to provide basis for designing and implementing responses to the assessed risk। जो रिस्क को असेस किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया, उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना होगा, किस तरह से उसे परफॉर्म करना, रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए हेल्प करता है। दिस इज एनालिटिकल प्रोसीजर। इसके अंदर क्या होता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दोनों भी आते हैं। अब एनालिटिकल प्रोसीजर्स में आइडेंटिफाई एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, ट्रेंड एनालिसिस किया, रेशो एनालिसिस किया। हाँ, देन उससे समझ में आता है ना कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने दिया हुआ डाटा, क्लाइंट ने डिटरमाइन किया हुआ डाटा और इंडस्ट्री का डाटा, इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस है। तो वो डिफरेंसेस क्यों आए हैं? ऑडिटर ने, क्लाइंट ने डिटरमाइन किया हुआ डाटा और ऑडिटर ने डिटरमाइन किया हुआ डाटा, इसके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चेंजेस हैं? रेशो एनालिसिस है, इसका रेशो क्यों ऐसा है, इसके रेशोज, उसकी वजह से कहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, क्या डिसीजन लेना होगा, ये हेल्प करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर। ना ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शंस, observation and inspections, observation and inspections may support inquiries of management and others। ऑब्वियस है ना, अगर ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शंस में क्या होगा, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स, इसकी वजह से एंटिटीज का ऑपरेशन समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, रिपोर्ट जो मैनेजमेंट ने बनाया है उससे इंस्पेक्ट कर सकता है, एंटिटीज प्रीमाइसेस एंड प्लांट फैसिलिटीज से ऑब्जर्व कर सकता है कि वो किस तरह से चलती है। जो materiality in planning and performing an audit, auditor's responsibility। अब वो मटेरियल कब होते हैं? जब कोई भी मिसस्टेटमेंट्स को मटेरियल तब कहा जाता है, जब ओमिशन मटेरियल तब होते हैं जब वो इंडिविजुअली और एग्रीगेट में इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस के ऊपर अगर किसी को इन्वेस्ट करना है कंपनी के अंदर, शेयर्स खरीदने, इन्वेस्ट करना है, या तो फिर कंपनी को कोई अमाउंट लोन पर देने, तो उसके पहले वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसिडर करेगा और उसके बाद में डिसाइड करेंगे इस कंपनी को देना है कि नहीं, अमाउंट देनी है या नहीं, लोन देना है या नहीं। तो
अगर ऐसे कोई भी मिसस्टेटमेंट्स है जो इस तरह के यूजर्स को क्या करती है, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल पहले बैंक लोन देने वाली थी, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे तो उन्हें कुछ मिसस्टेटमेंट्स एरर्स या फ्रॉड दिखे, उसकी वजह से उसने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस के ऊपर उस बैंक का डिसीजन चेंज किया। मीन्स बैंक अब तो लोन देने वाली थी, लेकिन अब क्या हुआ, कैंसिल हुआ। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसके अंदर मिसस्टेटमेंट्स है। सो दिस इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मटेरियल मीन्स जो मिसस्टेटमेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी आर मेड इन द लाइट ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। जो कुछ भी मटेरियलिटी के रिगार्डिंग जजमेंट्स है, ये सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, उसके साइज, मिसस्टेटमेंट्स का साइज एंड नेचर क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैटर्स जो मटेरियल होते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ये मैटर्स किसके ऊपर होते हैं? कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर एज अ ग्रुप। यानी जो मटेरियल होते हैं, क्या इससे मैटर्स, मटेरियल मीन्स क्या? सिग्निफिकेंट, इन शॉर्ट सिग्निफिकेंट। जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वो डिसीजंस लेने के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अब तो इसका बेसिस, इस मैटर को किस तरह से कंसिडर किया जाता है कि मटेरियल है या नहीं? तो जो कुछ भी फाइनेंस ग्रुप ऑफ यूजर्स, बहुत लोगों के यूजर्स जो है, उनकी क्या इंफॉर्मेशन की नीड है, उसके ऊपर जजमेंट किया जाएगा, उसके ऊपर जज किया जाएगा कि ये मैटर्स मटेरियल है या नहीं। दिस इज मटेरियलिटी। इन प्लानिंग द ऑडिट, ऑडिटर मेक जजमेंट अबाउट साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट। ऑडिट को प्लान करते वक्त ऑडिटर साइज ऑफ मिसस्टेटमेंट को कंसिडर करता है। जजमेंट क्या प्रोवाइड करता है? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स मींस रैप की प्रोसीजर डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। देन रिस्क ऑफ आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई एंड असेस करने के लिए हेल्प करता है। और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। क्या जो ऑडिटर जजमेंट करता है मिसस्टेटमेंट्स के साइज के रिगार्डिंग, वो ऑडिटर्स को प्लान करने में, उसका ऑडिट को प्लान करने में हेल्प करता है। फिर उसके अंदर रैप आता है, मींस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को प्लान करने के लिए, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को प्लान करने के लिए, और नेचर, टाइमिंग आइडेंटिफाई एंड असेस करने के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ऊपर जो है ना, वे नीचे repeat. Now materiality determined when planning, the audit does not necessarily establish the amount below which uncorrected misstatement individually or in aggregate will always be evaluated as immaterial. देखो, ऑडिट को प्लान करते वक्त जो कुछ भी मटेरियलिटी की लेवल डिटरमाइन की गई है, ये हमेशा से ये इस्टेब्लिश नहीं करती कि जो कुछ भी अमाउंट है जिसके नीचे अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट हमेशा से इमटेरियल माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मटेरियलिटी लेवल है 5 करोड़, अगर 5 करोड़ के ऊपर ये इतनी बड़ी अमाउंट आएगी भी नहीं भी आएगी, ये सिर्फ एग्जाम्पल के। 5 करोड़ के नीचे की अगर कोई मिसस्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल 5 लाख की है, फॉर एग्जाम्पल 4.5 करोड़ की है, तो इसके नीचे के जो कुछ भी मिसस्टेटमेंट्स है इन अमाउंट्स के हमेशा से इमटेरियल होगा, ऐसा एस्टैब्लिश नहीं कर सकती। हो सकता है इंडिविजुअली मिलकर, इन सब की इंडिविजुअली मिलकर जो कुछ भी वैल्यू हो वो क्या हो, बहुत ज्यादा हो सकता है ना, हो सकता है। द ऑडिटर हैज टू अप्लाई हिज प्रोफेशनल जजमेंट इन डिटेल। ऑडिटर्स को प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करना होगा जब मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी होगी, तब मटेरियलिटी को जज करते वक्त सिग्निफिकेंस ऑफ एन आइटम हैज टू बी व्यूड। आइटम्स का सिग्निफिकेंस, वो आइटम कितनी सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी डिटरमाइन करना होगा। Materiality of an item may be judged by considering the impact on profit and loss or on the balance sheet or in total of the category of expenditure or income to which it pertains and on its comparison with the corresponding figures for the previous year. Previous year से भी comparison कर सकते हैं। देखो, ऑडिटर जब डिटरमाइन करेगा मटेरियलिटी को, ये उसका प्रोफेशनल जजमेंट का एक मैटर है,
और ऑडिटर्स का जो कुछ भी पर्सपेक्शन है उसके बदल व्यूज है, विजन है, जो कुछ भी उसकी सोच का तरीका है। और परसेप्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका क्या व्यूज है किसके रिगार्डिंग कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसको जो कुछ भी यूजर्स है वो किस तरह से उसको इम्पोर्टेंस है। तो इट इज़ रीजनेबल फॉर ऑडिटर टू अज्यूम दैट यूजर्स हैव रीजनेबल नॉलेज। तो ऑडिटर को क्या करना होगा, ये अज्यूम करना होगा कि यूजर को रीजनेबल नॉलेज है किसकी, बिजनेस की एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। उसे ये अज्यूम करना होगा कि वो यूजर अंडरस्टैंड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू द लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी। उसे ये भी समझना होगा कि जो कोई भी यूजर्स है वो अंडरस्टैंड करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रिपेयर किया गया है मटेरियलिटी को कंसिडर करते हुए। रिकॉग्नाइज दैट यूजर्स रिकॉग्नाइज, देखो यहाँ पर है यूजर्स रिकॉग्नाइज दैट uncertainties inherent in the measurement of amounts based on the use of estimates, judgments and consideration of future events। एंड क्या यूजर्स रिकॉग्नाइज करते हैं अनसर्टेनिटीज को। अब मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन, यूजर्स रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस बना सकते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर। ये सारी बातें उसे मटेरियलिटी को कंसिडर करते हुए ध्यान में रखनी होगी। ना परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ये हम देखेंगे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट